विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कोशिका झिल्ली की संरचना। इससे पिछले वाली वीडियो में हमने कोशिका झिल्ली की परिभाषा देखी थी, कोशिका झिल्ली की खोज और कोशिका झिल्ली की का जो रासायनिक संगठन है वो हमने पढ़ा था। आज के वीडियो में पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली की संरचना। तो कल हमने इसके रासायनिक संगठन में ये देखा था कि कोशिका झिल्ली का जो निर्माण है वो मुख्यतः प्रोटीन और लिपिड से किया जाता है। हमें जानते हैं कि जो इसका कोशिका झिल्ली का निर्माण है वो मुख्यतः प्रोटीन व वसा के द्वारा किया जाता है। तो ये मुख्य इसके अंदर पाए जाते, जिसमें हम कहते हैं कि 60% प्रोटीन और लगभग 40% वसा इसके अंदर पाई जाती है। चाहे प्रोकैरियोट हो चाहे यूकैरियोट हो, दोनों की जो कोशिका झिल्ली है उसकी संरचना समान होती है। दोनों की ही जो कोशिका झिल्ली है वो प्रोटीन और वसा की बनी हुई होती है। तो इस संरचना के संबंध में अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपने हिसाब से इसकी संरचना को अलग अलग ढंग से समझाया है। तो उन्होंने इसकी संरचना के भी अलग अलग मॉडल दिए हैं। तो इसकी संरचना को समझाने वाले अपन मॉडल या सिद्धांत पढ़ते हैं। तो जिसके अंदर फर्स्ट अपन पढ़ते हैं लिपिड मॉडल। लिपिड मॉडल, लिपिड का मतलब होता है वसा। तो लिपिड मॉडल, ये एक साइंटिस्ट था ओवरटोन ने ये दिया था और ये सर्वप्रथम कोशिका झिल्ली का अध्ययन करने वाले वैज्ञानिक थे। ओवरटोन ने सबसे पहले कोशिका झिल्ली की संरचना के बारे में बताया था। इनके अनुसार, इन्होंने क्या बताया, इनके अनुसार सेल मेम्ब्रेन लिपिड की एक परत से बनी होती है। बस इन्होंने इतना ही बताया कि इसमें इन्होंने ये चीज़ नहीं बताई कि इसमें प्रोटीन भी होती है। बस इसमें इन्होंने ये बताया लिपिड मॉडल में कि कोशिका झिल्ली है वो लिपिड की एक परत से बनी हुई होती है, यानी यूनी लेयर ऑफ, या इसको अपन कहेंगे कि यूनिलेयर लिपिड मॉडल, इसको ऐसे भी कह सकते हैं। यूनि का मतलब हो गया एक और लेयर का मतलब हो गया परत, लिपिड का मतलब वसा। तो वसा की एक परत से बनी हुई होती है, ये बताया ओवरटोन ने। लेकिन हम जानते हैं कि प्रोटीन से भी ये बनी होती है, तो ये सिद्धांत इतना मान्य नहीं है। इसके पश्चात आए ये जो लिपिड मॉडल है, तो इसको हम इस तरह से कह सकते हैं कि ये जो लिपिड मॉडल, जो फर्स्ट लिपिड मॉडल था वो इन्होंने दिया था। फर्स्ट लिपिड मॉडल ओवरटोन ने दिया था। और जो इसका सेकंड पार्ट था, सेकंड, इसको अपन कहें कि लिपिड मॉडल सेकंड, ये फर्स्ट तो ओवरटोन ने दिया और जो सेकंड था वो एक साइंटिस्ट हुए थे गोर्टर एंड ग्रेंडल। गोर्टर व ग्रेंडल ने दिया लिपिड मॉडल सेकंड। इन्होंने क्या बताया, इनके अनुसार कोशिका झिल्ली वसा यानी लिपिड की दो परतों से बनी होती है, दो परतों से बनी होती है। तो लिपिड मॉडल फर्स्ट तो ओवरटोन ने दिया। इन्होंने तो ये कहा कि कोशिका झिल्ली वसा की एक ही परत से बनी होती है, अर्थात यूनिलेयर लिपिड मॉडल था ये। जबकि लिपिड मॉडल सेकंड जो फर्स्ट के बाद आया वो दिया था गोर्टर और ग्रेंडल ने। इन्होंने ये कहा कि सेल मेम्ब्रेन वसा की दो परतों से बनी होती है,
दो परतें इसका मतलब हो गई बाई लेयर, तो इसको हम बाई लेयर लिपिड मॉडल भी कहते हैं। तो बाई का मतलब हो गया 2 और लेयर का मतलब इसकी हो गई परतें, यानी 2 परतों से बना हुआ, वसा की 2 परतों से बना हुआ है, सेकंड मॉडल गॉर्डन और ग्रेंडल ने कहा था। इसके बाद जो दूसरा मॉडल आया उसे हम कहते हैं सैंडविच मॉडल। सैंडविच मॉडल ये हमने देखा है कि अपन सैंडविच खाते हैं तो उसके अंदर 2 ब्रेड्स होती है और ब्रेड के बीच के अंदर मसाला भरा हुआ होता है, तो ये इस तरह से सैंडविच है। तो इस सैंडविच की तरह इसकी संरचना होती है, ये मॉडल ये कहता है। तो ये जो देने वाले थे वो वैज्ञानिक थे डेनियली व डोसन ने दिया। डेनियली व डोसन ने ये दिया था। तो इनके अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार क्या क्या है कि कोशिका झिल्ली की संरचना सैंडविच के समान होती है। सैंडविच के समान होती है। और सैंडविच क्या होता है कि जिसमें त्रिस्तरीय रचना होती है। तो त्रिस्तरीय रचना, एक ये हो गई, दूसरी ये बीच वाली हो गई, तीसरी ये हो गई, तो त्रिस्तरीय रचना हो गई। जिसमें त्रिस्तरीय रचना होती है इसमें 2 प्रोटीन परतों के मध्य वसा का स्तर पाया जाता है। तो मतलब ये तो हो गई प्रोटीन, ये बीच में हो गया वसा और ये हो गई प्रोटीन। तो इस तरह से सैंडविच मॉडल हो गया ये, कि जिसमें त्रिस्तरीय रचना है, जिसमें 2 परतों के बीच में वसा की परत पाई जाती है। तो इस तरह से त्रिस्तरीय ये रचना हो गई। इस कारण इसको अतः इसे त्रिस्तरीय मॉडल, या इसको अपन कहेंगे ट्राई लेमिलर मॉडल भी कहते हैं। ट्राई लेमिलर मॉडल भी इसको कहते हैं। ट्राई मतलब 3, लेमिल का मतलब हो गई परतें। तो इसके अंदर 3 परतें हो गई कि जिसमें 2 प्रोटीन की परतों के बीच में एक वसा की सघन परत पाई जाती है। और इसके बाद में यहाँ पर पढ़ते हैं नेक्स्ट जो हमारा मॉडल है वो है इकाई कला प्रतिरूप। इसके पश्चात तो तीसरा जो है उसे हम कहते हैं इकाई कला, जिसको संकल्पना या प्रतिरूप भी कहते हैं। इसको अपन कहते हैं यूनिट मेम्ब्रेन कॉन्सेप्ट। ये इसके पश्चात आया। तो ये दिया गया बाय रॉबर्टसन एक साइंटिस्ट हुए थे, तो हमें ये कहते हैं रॉबर्टसन का इकाई कला प्रतिरूप या इकाई कला संकल्पना या यूनिट मेम्ब्रेन कॉन्सेप्ट ऑफ रॉबर्टसन। तो इसके अनुसार क्या है कि कोशिका झिल्ली प्रोटीन, लिपिड और प्रोटीन हो गए 2 परतें और उसके बीच में लिपिड हो गया। अर्थात ये हो गई लिपोप्रोटीन हो गई। लिपोप्रोटीन का मतलब हो गया लिपिड और प्रोटीन से बनी त्रिस्तरीय, 3 स्तर तो हो गए, 2 प्रोटीन के एक लिपिड का, तो त्रिस्तरीय हो गए। त्रिस्तरीय रचना को इकाई कला कहते हैं।
इकाई कला कहते हैं। मतलब इन्होंने क्या किया कि प्रोटीन को और वसा की और बाहर वाली प्रोटीन, दो प्रोटीन को और वसा की परत को इन्होंने इकाई कला कह दिया, इसको सब पूरी को इकाई कला। तो इनके अनुसार बस यही है कि कोशिका झिल्ली है वो प्रोटीन वसा की इकाई कला से बनी होती है। और इकाई कला में कौन आ गई? प्रोटीन की दोनों परतें और बीच में वसा की परतें। ये जो इन्होंने इकाई कला कहा, इन्होंने कहा कि इकाई कला की मोटाई लगभग 75 एंगस्ट्रॉम होती है, 75 एंगस्ट्रॉम होती है। इसके अंदर एक तो प्रोटीन है, प्रोटीन के बीच में वसा पाई जा रही है। तो इनके अनुसार ये है कि प्रोटीन लगभग 20 एंगस्ट्रॉम और ये लगभग 35 एंगस्ट्रॉम और ये लगभग 20 एंगस्ट्रॉम। तो इस तरह से टोटल 75 एंगस्ट्रॉम मोटी एक इकाई कला से बनी हुई होती है। ये किसने कहा? रॉबर्टसन ने ये बात बताई थी। तो अभी हमने लिपिड मॉडल पढ़ लिया। हमने लिपिड मॉडल में 2 पढ़ लिए, फर्स्ट और सेकंड। फिर इसके बाद में आ गया हमारा सैंडविच मॉडल, और सैंडविच मॉडल के बाद में हमने पढ़ लिया इकाई कला प्रतिरूप। एक चीज़ और पढ़ लेते हैं इसमें इकाई कला में कि विभिन्न जो कोशिकांग है, विभिन्न कोशिकांगों जैसे अंतःप्रद्रवी जालिका, जिसको हम ER कहते हैं, गोल्जी बॉडी जिसको कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया, जितने भी लवक है, लाइसोसोम है, इसके अलावा ये जो स्फेरोसोम है, इसके अलावा जैसे रिक्तिकाएँ हो गई, आदि सभी की झिल्लियाँ यूनिट मेम्ब्रेन अर्थात इकाई कला से बनी होती है। यूनिट मेम्ब्रेन से बनी होती है इन सब की झिल्लियाँ। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं तरल मोज़ेक मॉडल। और सबसे महत्वपूर्ण और सबसे सर्वमान्य जो मॉडल है वो है तरल मोज़ेक मॉडल, इसको अंग्रेजी में कहते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ये दिया गया था बाय सिंगर व निकोलसन, दो साइंटिस्ट हुए थे, सिंगर व निकोलसन। तो इन्होंने ये दिया था। तो इसमें तरल है, 1972 के अंदर ये मॉडल दिया गया था और सर्वमान्य मॉडल है। यह सर्वमान्य मॉडल है, सबसे ज़्यादा मान्य मॉडल है ये। अब इसमें अपन में एक तो तरल है, और मोज़ेक का मतलब होता है यहाँ पर बिखरी हुई संरचना। तो मोज़ेक का मतलब होता है बिखरा हुआ। किस में बिखरा हुआ? तरल में बिखरा हुआ। तो इसमें क्या होता है कि इस सिद्धांत में जो लिपिड होते हैं वो तरल प्रकृति को प्रदर्शित करते हैं, जबकि प्रोटीन मोज़ेक स्थिति में या मोज़ेक अवस्था में, मोज़ेक अवस्था का मतलब हो गया बिखरी हुई या जिसको अपन कहें धब्बेनुमा स्थिति में
जबकि प्रोटीन है वो मोजेक अवस्था में पाया जाता है। मतलब अपने एक इस तरह से, जैसे कोई ये तरल अवस्था है, इसको तो अपन कहें लिपिड, और इसके अंदर ये प्रोटीन है वो बिखरी अवस्था में पाई जाए तो ये हो गई प्रोटीन। तो ये प्रोटीन तो किस अवस्था में हो गई? मोजेक स्थिति के अंदर। ये प्रोटीन हो गई मोजेक स्थिति के अंदर इस तरह से। ये तो अपन लिपिड मान ले इसको, और इसके अंदर जो ये बिखरी हुई है ये है प्रोटीन, जो कि मोजेक स्थिति में बिखरी हुई है। तो हम जानते हैं कि जैसे वसा है वो पिघली अवस्था में हो तो तरल के रूप में रहती है, और उसमें प्रोटीन के जो खंड हैं वो बिखरी अवस्था में पाए जाते हैं। तो इस तरह के सिद्धांत को समझाया गया था सिंगर और निकोलसन के द्वारा। इन्होंने क्या किया कि जैसे हमें देखेंगे कि तापमान बढ़ने पर, ये कैसे संभव हुआ कि तापमान बढ़ने पर जो फोस्फोलिपिड है के अणुओं की ध्रुवीय अवस्था नष्ट हो जाती है। तापमान बढ़ाया इन्होंने और नष्ट हो गई, तो ये किस अवस्था में आ गए? तरल अवस्था में आ जाते हैं। तरल अवस्था में आ जाते हैं। तरल अवस्था में आने के पश्चात क्या हुआ? आ जाते हैं जिसमें प्रोटीन के अणु इस तरल माध्यम पर दबे, जिसको अपन कहते हैं मोजेक के रूप में बिखरे रहते हैं। अतः इसे तरल मोजेक मॉडल कहा गया। इस कारण इसको तरल मोजेक मॉडल कहा गया था कि इसमें जब गर्म करते तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो फोस्फोलिपिड के जो अणु होते हैं उनकी ध्रुवीय अवस्था नष्ट हो गई और वो तरल अवस्था में आ गई। तो जब ये पिघल गए, तरल अवस्था में आ गए, तो जो प्रोटीन के जो खंड हैं वो इस तरल में तैरते हुए मिलेंगे या धब्बे या मोजेक के रूप में बिखरे हुए पड़े रहेंगे। तब इस स्थिति को कहते हैं तरल मोजेक मॉडल। इस सिद्धांत के अनुसार कोशिका झिल्ली फोस्फोलिपिड व प्रोटीन से बनी होती है। फोस्फोलिपिड और प्रोटीन से बनी होती है और तथा इसमें कुछ कार्बोहाइड्रेट भी पाए जाते हैं। अब इसमें जो फोस्फोलिपिड वो मुख्य रूप से पाए जा रहे हैं। तो फोस्फोलिपिड में हम कहेंगे फोस्फोलिपिड का जो अणु है उसके दो सिरे होते हैं। एक तो होता है जलरागी सिरा जो ध्रुवीय सिरा होता है और फॉस्फेट से बना हुआ होता है, और दूसरा सिरा होता है जल विरागी जो कि अध्रुवीय सिरा होता है और फैटी एसिड का बना हुआ होता है। मतलब ये इसके दो सिरे हैं इस तरह से। तो ये तो हो गए इसके जल विरागी और ये इसका सिरा हो गया जल रागी। तो इसके दो जल रागी जिसको ध्रुवीय सिरा कहते हैं फॉस्फेट का बना होता है, और दूसरा सिरा जल विरागी होता है जो अध्रुवीय होता है, फैटी एसिड का बना होता है। ये हमने पिछले वीडियो में पढ़े थे। और ये इसके क्या होता है फोस्फोलिपिड के जो फोस्फोलिपिड के की दो परतें पाई जाती है, जिसके मध्य की ओर जलविरागी सिरा होता है तथा
प्रोटीन की ओर जलरागी सिरे होते हैं। इस तरह से हम ये कहेंगे, इस तरह से इसके दोनों सिरे पाए जाते हैं। तो ये जो बीच वाला सिरा है ये तो जल विरागी रहेगा, और बाहर वाले सिरा रहेंगे जल रागी, जो कि किधर रहेगा, प्रोटीन की तरफ रहेगा, और ये रहेगा बीच के अंदर मध्य में। तो फॉस्फोलिपिड की 2 परतें हो गई, और दोनों परतें इस प्रकार से विन्यासित हैं। नेक्स्ट अपन बढ़ते हैं कि इसमें प्रोटीन 2 प्रकार की होती है। 2 प्रकार की होती है। अब वो किस तरह से होती है 2 प्रकार की, कि एक तो होती है इसमें सबसे बाहर की तरफ परिधीय प्रोटीन फर्स्ट होती है, जिसको अपन कहते हैं बाह्य या परिधीय प्रोटीन। परिधीय प्रोटीन अगर हम इसकी संरचना बनाएं तो इस तरह से बना सकते हैं कि जैसे वसा की ये परत है, ये वसा की 2 परतें हो गई। ये तो इसका हो गया जल विरागी सिरा, जल विरागी, और ये हो गया जल रागी। इसके बाहर की तरफ जो प्रोटीन होती है वो बाह्य प्रोटीन होती है, और इसके बीच बीच में जो दसी रहती है वो आंतरिक प्रोटीन होती है। इसके बीच बीच में जो दसी रहती है ये इस तरह से, ये आंतरिक प्रोटीन है, और ये बाहर वाली, तो इसको तो हम कहेंगे बाह्य प्रोटीन। ये तो है बाह्य या परिधीय, और ये जो बीच में दसी हुई है इसको बोलेंगे आंतरिक प्रोटीन। आंतरिक प्रोटीन तो आंतरिक देखिए, ये तो सुरंग बना रही है, इसकी पूरी परत में सुरंग बना रही है इस तरह से, और ये बाह्य प्रोटीन है। तो अब फर्स्ट पढ़ देंगे अपन बाह्य प्रोटीन। ये जो है ये कुल प्रोटीन का 30% भाग होता है। 30% भाग, ये 30% भाग है, और ये फॉस्फोलिपिड की दोनों परतों के बाहर की ओर बाहरी व आंतरिक सतह पर पाई जाती है। देखिए ये बाह्य सतह पर भी है और इसके आंतरिक सतह पर। ये तो जो फॉस्फोलिपिड की 2 परतें हैं उनके दोनों तरफ ये बाह्य प्रोटीन पाई जाती है। इसे पीएच में बदलाव करके आसानी से पृथक किया जा सकता है, पृथक किया जा सकता है। मतलब अगर इसके अपन पीएच कम चेंज कर दें तो इसको बाह्य प्रोटीन को आसानी से हम अलग कर सकते हैं। कोशिका द्रव्य, जिधर कोशिका द्रव्य होता है, कोशिका द्रव्य वाली साइड में ये अधिक पाई जाती है बाह्य प्रोटीन, तथा ये जो अधिक पाई जा रही है, और तथा इस ओर वाली प्रोटीन, इस ओर वाली प्रोटीन के साथ कुछ संकुचनशील प्रोटीन जैसे स्पेक्ट्रीन व एक्टिन पाई जाती है, जिसके कारण सेल मेम्ब्रेन में संकुचनशीलता का गुण पाया जाता है। संकुचनशीलता का गुण पाया जाता है।
मतलब ये बाह्य प्रोटीन है, दोनों तरफ है। तो कोशिका द्रव्य वाली जो प्रोटीन होती है उसके साथ साथ कुछ प्रोटीनें और जुड़ी रहती है, जैसे स्पेक्ट्रिन और एक्टिन। तो जिससे कोशिका झिल्ली में है वो संकुचन की क्षमता पाई जाती है। जो इसके बाहर की तरफ होती है, मतलब जो बाह्य प्रोटीन कोशिका झिल्ली की बाहरी सतह की ओर पाई जाती है, इसके प्रोटीन व लिपिड अणुओं के साथ कार्बोहाइड्रेट जो बाह्य प्रोटीन कोशिका झिल्ली के बाहरी सतह की ओर पाई जाती है, इसके प्रोटीन और लिपिड अणुओं के साथ, यानी कि कोशिका झिल्ली के जो प्रोटीन लिपिड अणु उसके साथ कार्बोहाइड्रेट जुड़े रहते हैं, जिसके फलस्वरूप ग्लाइकोप्रोटीन व ग्लाइकोलिपिड बनते हैं। ऐसी कार्बोहाइड्रेट रचनाओं को ग्लाइकोकेलिक्स कहते हैं। देखिए, प्रोटीन के साथ ग्लाइको जुड़ गया, कार्बोहाइड्रेट जुड़ गया, लिपिड के साथ कार्बोहाइड्रेट जुड़ गया। तो जो कार्बोहाइड्रेट जुड़े रहते हैं उस कार्बोहाइड्रेट रचना को ग्लाइकोकेलिक्स कहा जाता है। ये जो ग्लाइकोप्रोटीन है, ग्लाइकोप्रोटीन व जो ग्लाइकोलिपिड है वो एंटीजन के निर्माण व विशेष पहचान स्थलों का निर्माण करते हैं। और इन्हीं के कारण, ये जो ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड, इसी के कारण कोशिका झिल्ली है वो उबड़ खाबड़ जिसको अपन कहते हैं असममित होती है। इसका चित्र बना के अपन देखेंगे। और दूसरी इसकी प्रोटीन होती है आंतरिक प्रोटीन में ये होता है जो कि 70% प्रोटीन होती है। इसे सुरंग प्रोटीन भी कहते हैं। सुरंग का मतलब ये है कि जैसे ये सुरंग का निर्माण कर रही है, इस कारण इसको क्या कहते हैं, सुरंग प्रोटीन। तो इसमें होता क्या है कि ये जो प्रोटीन है, ये जो फॉस्फोलिपिड है की परतों में धसी रहती है। इन्हें आसानी से अलग नहीं कर सकते। ये जो लिपिड की परतें होती है, लिपिड की परतों में धंसकर छिद्र युक्त दीवार बनाते हैं, जिनमें से होकर दोनों कोशिकाओं में पानी व घुलनशील पदार्थ आसानी से गमन कर सकते हैं। तो आसानी से गमन कर सकते हैं। तो ऐसी जो प्रोटीन है
जो मार्ग बनाती है, मार्ग बनाने वाली इसी प्रोटीन को टनल प्रोटीन या चैनल प्रोटीन कहते हैं। तो जो मार्ग बनाएगी उसको चैनल प्रोटीन या टनल प्रोटीन कहते हैं। नेक्स्ट इसमें और देख लेते हैं अपन कुछ आंतरिक प्रोटीन विसरण की क्रिया, विसरण का मतलब होता है अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गमन, विसरण की क्रिया के लिए वाहक का कार्य करती है, जिन्हें परमीएज कहा जाता है। परमीएज इनको एक नाम और है ट्रांसलोकेज, इनको ट्रांसलोकेज भी कहते हैं। ये जो आंतरिक प्रोटीन है जिसको समाकलन प्रोटीन भी कहा जाता है, समाकलन प्रोटीन, ये क्या करती है, ये जो है ये समाकलन प्रोटीन के कारण कोशिका झिल्ली चयनात्मक पारगम्य झिल्ली बन जाती है। इसके कारण ये पारगम्य झिल्ली बनती है। कुछ अपन स्पेशल बात कर लेते हैं, विशेष बात है कि जो जंतु कोशिका है में, जो जंतु कोशिका की जो कोशिका झिल्ली है, कोशिका झिल्ली की फोस्फोलिपिड परतों के बीच में कोलेस्ट्रोल, जो हमने कहा था कि स्टेरोल पाया जाता है, कोलेस्ट्रोल के अणु पाए जाते हैं। ये कोलेस्ट्रोल क्या करता है, ये कोशिका झिल्ली को स्थायित्व प्रदान करता है तथा निम्न तापमान पर कोशिका झिल्ली को जमने से सुरक्षा प्रदान करता है। हम जानते हैं कि अगर ये वसा है तो वसा अगर कम तापक्रम होगा तो ये वसा जम जाएगी, अगर जम गई तो फिर कोशिका झिल्ली है उसका लचीलापन कम हो जाएगा, तो कोशिका नष्ट हो सकती है। तो इससे बचाने के लिए कोलेस्ट्रॉल के अणु पाए जाते हैं। और ये इसका जमने, और यह सेल मेम्ब्रेन को लचीलापन भी प्रदान करता है। यही कारण है कि निम्न तापमान पर रहने वाले जीवों में कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा पाया जाता है। यही कारण है ताकि उनकी कोशिका झिल्ली है वो जमे नहीं, तो कोशिका झिल्ली है वो उसमें ज़्यादा ये कोलेस्ट्रॉल पाए जाने का कारण यही है। अगर अपन इसका चित्र बनाते हैं तो इस तरह से अपन चित्र बना सकते हैं इसका अगर अपन इसका चित्र बनाएं तो इसमें ये जैसे हमें इसके आंतरिक प्रोटीन को दिखा दें, ये जगह जगह से आंतरिक प्रोटीन पाई जा रही है जो इसके अंदर धसी हुई है इस तरह से, और ये इसके अणु है, फोस्फोलिपिड के अणु पाए जाते हैं। ये फोस्फोलिपिड के अणु है, 2 परतें होती है इसकी, ये फोस्फोलिपिड के अणु पाए जा रहे हैं इस तरह से।
ये दोनों तरफ फॉस्फोलिपिड के अणु पाए जा रहे हैं। ये बीच बीच के अंदर आंतरिक प्रोटीन पाई जा रही है इस तरह से, और ये इसके अंदर सारी है वो, ये पूरी इसकी लिपिड की परत है। जैसे अपन इसको दिखाएं तो इसकी पूरी लिपिड की परत ये पाई जाती है, ये इसकी पूरी लिपिड की परत है। ये इसकी लिपिड की परत है। तो ये इसके अंदर लिपिड भरी हुई है। इस तरह से लिपिड है इसके अंदर, और ये इसके अंदर ये आंतरिक प्रोटीन है जो इसके अंदर धसी हुई है, और कुछ इसके अंदर होती है बाह्य प्रोटीन। जैसे ये बाह्य प्रोटीन है, ये दो इसके अंदर बाह्य प्रोटीन पाई जाती है, और कुछ इसके अंदर जो बीच बीच में है वो कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। जैसे ये इसके अंदर बीच बीच के अंदर कोलेस्ट्रॉल है, ये इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है, ये इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल भरा हुआ है। ये जो लिपिड है ये तो इसकी जैसे फॉस्फोलिपिड की परतें हैं, फॉस्फोलिपिड परतें, और ये अंदर जो धसी हुई उसको हम कहते हैं आंतरिक प्रोटीन, जिसका दूसरा नाम है समाकलन प्रोटीन। समाकलन प्रोटीन, ये अंदर वाली प्रोटीन है। ये जो ये है कोलेस्ट्रॉल, ये है बाह्य प्रोटीन जो बाहर की तरफ है, और इस तरह से इसके नीचे भी ये इस तरह से बाह्य प्रोटीन के एक परत और पाई जाती है। इस बाह्य प्रोटीन से यहाँ पर कुछ विशेष रचनाएं जुड़ी रहती है, जैसे ये जुड़ी हुई है। इसी तरह से जैसे इस प्रोटीन से जुड़ी हुई है, ये कुछ कार्बोहाइड्रेट जुड़े रहते हैं। ये तो इस प्रोटीन जुड़े हुए हैं, कुछ कार्बोहाइड्रेट है वो वसा से भी जुड़े रहते हैं इस तरह से। ये वसा जुड़ा हुआ है, ये इससे जुड़ा हुआ है। तो ये हो गया इसके में जो कार्बोहाइड्रेट इस प्रोटीन से जुड़ा हुआ है उसको तो अपन कह देंगे ग्लाइकोप्रोटीन, ये, और जो इसे वसा जुड़ा हुआ है उसको अपन कह देंगे ग्लाइकोलिपिड। ये देखिए इस वसा से जुड़ा हुआ है ये, और ये प्रोटीन से जुड़ा हुआ है, तो ये ग्लाइकोप्रोटीन हो गया। इसके कारण से उबड़ खाबड़ दिखाई देती है। ये जो इसके वसा की परत के जो ये बाहर वाले सिरे हैं ये तो कहलाते हैं जल रागी सिरे, और जो अंदर वाले हैं वो कहलाते हैं जल विरागी सिरे। इनको अपन कहते हैं हाइड्रोफोबिक एंड, और इसको कहते हैं हाइड्रोफिलिक एंड। तो ये हाइड्रोफिलिक एंड हो गए, और ये आंतरिक प्रोटीन हो गई जो कि एक सुरंग की तरह कार्य कर रही है। ये सुरंग की तरह कार्य कर रही है, सुरंग का निर्माण हो गया यहाँ पर, जो कि किसने किया? आंतरिक प्रोटीन ने किया। तो इस तरह से इस पर देखो ग्लाइकोप्रोटीन हो गए, बाह्य प्रोटीन के साथ जुड़े हुए हैं। इसे ग्लाइकोलिपिड हो गए, फॉस्फोलिपिड की प्रतियां हो गई, कोलेस्ट्रॉल के अणु हो गए। ये जो है वो कोलेस्ट्रॉल के अणु पाए जाते हैं जगह जगह, जो इसको स्थायित्व प्रदान करते हैं, और इसके कारण से ये छिद्रनुमा रचना बन गई आंतरिक प्रोटीन के कारण, और बाह्य प्रोटीन है वो बाहर की तरफ पाई जा रही है। इस तरह से ये हमारी
एक कोशिका झिल्ली की संरचना है और ये मॉडल कहलाता है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन। तो इस तरह से हमारा फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है, जिसके अंदर देखो वसा की 2 परतें हैं। जो जल विरागी सिरे वो मध्य की ओर होते हैं, दोनों के मुख आमने सामने यानी अपोजिट। और जल जो रागी होते हैं वो प्रोटीन की तरफ होते हैं। कुछ प्रोटीन बाहर की सतह पर लगी रहती है, बाह्य प्रोटीन कहलाती है। जैसे इस तरह से ये बाह्य प्रोटीन पाई जाती है, खूब सारी बाह्य प्रोटीन है। ये बाह्य प्रोटीन है सारी। और ये है आंतरिक प्रोटीन जो इसके अंदर पूरी तरह से धसी हुई है। इस तरह से हमारी कोशिका झिल्ली की संरचना पाई जाती है। जो सर्वमान्य मॉडल है वो है हमारा तरल मोज़ेक मॉडल। तो हमने ये कहा है कि ये फॉस्फोलिपिड की 2 परतें होती है और प्रोटीन की 2 परतें होती है, बाह्य और आंतरिक प्रोटीन। और कुछ कार्बोहाइड्रेट के अणु है वो प्रोटीन से जुड़े रहते हैं, उनको अपन को ग्लाइकोप्रोटीन कहती है। और जो डायरेक्ट वसा से जुड़े हुए हैं उनको ग्लाइकोलिपिड कहती है। तो ये उबड़ खाबड़ संरचना बना रही है जो एंटीजन या कुछ पहचान स्थलों के बनाने के कार्य करती है। वसा के परतों के बीच बीच में कोलेस्ट्रॉल के अणु पाए जा रहे हैं जो इसको स्थायित्व प्रदान कर रहे हैं या इसको कम तापक्रम पर जमने से इसको सुरक्षित करते हैं या लचीलापन देते हैं। तो इस तरह की से हमारी सिंपल सी संरचना प्रोटीन की होती है। ये जो आंतरिक प्रोटीन होती है ये इसको छिद्र बनाने का काम करती है, जिससे एक कोशिका का जो द्रव्य है या घुलनशील पदार्थ है वो दूसरे कोशिका में पहुंचता रहता है। तो आज के वीडियो में हमने कोशिका झिल्ली की संपूर्ण संरचना के बारे में अध्ययन किया है। जिन विद्यार्थियों ने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो फटाफट अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें।